नमस्कार, आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। मेरे साथ हैं ज्योतिष आचार्य पंडित अमित पांडे जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। विवाह में कुंडली मिलान क्यों है जरूरी? कितने लक्षण मिलने पर विवाह करना शुभ? विवाह से पहले नाड़ी मिलान क्यों है जरूरी? क्या करें अगर कुंडली में हो मांगलिक दोष? देखिए सिर्फ भाग्य चक्र में। सनातन संस्कृति में विवाह एक अहम संस्कार है। बच्चों के युवा होते ही माता पिता को उनके विवाह की चिंता सताने लगती है। विवाह का विचार मन में आते ही जो सबसे बड़ी चिंता माता पिता के सामने होती है वो है अपने बेटे या बेटी के लिए योग्य जीवन साथी की तलाश। इस तलाश के पूरे होते ही एक दूसरी चिंता भी सामने आ खड़ी होती है, वो है भावी दंपति की कुंडलियों का मिलान, जिसे ज्योतिष की भाषा में मेलापक कहा जाता है। आज हम अपने प्रोग्राम में जानेंगे कि विवाह में कुंडली मिलान का क्या महत्व होता है। चलिए पंडित जी, प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और बताइए कि अगर योग्य वर ढूंढना हो, जीवन साथी ढूंढना हो, तो ऐसे में कुंडली अगर मिलाई जाए तो किन बातों का ध्यान रखा जा सकता है और क्या वाकई में विवाह से पहले कुंडली मिलाना बहुत ज्यादा जरूरी इस समय हो गया है? जी, सनातन संस्कृति की नींव 16 संस्कारों में निहित है। इन्हीं 16 संस्कारों में विवाह का भी एक अहम स्थान है। समाज में निर्माण परिवार से होता है और परिवार का निर्माण दो व्यक्तियों के मिलन से होता है। इस मिलन को हम विवाह कहते हैं। परिवार समाज की मूलभूत इकाई है। एक स्वस्थ खुशहाल परिवार ही एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकता है। भारतीय विवाह पद्धति सिर्फ एक ऐसी पद्धति है जिसमें विवाह योग्य लड़के व लड़की की जन्म तिथि समय के आधार पर कुंडलियां बनाकर उनका मिलापक करके विवाह की अनुमति देते हैं। कुंडली मिलान में कुल 36 गुण कहे गए हैं, जिनमें कम से कम 50% अर्थात 18 गुण मिलने पे ही विवाह करना श्रेष्ठ माना गया है। इस मिलान को ज्योतिष शास्त्र की भाषा में अष्टकूट मिलान कहते हैं। मतलब 8 गुणों के मिलान को अष्टकूट मिलान या मिलापक कुंडली मिलान कहते हैं। कुंडली मिलान के दो भेद कहे गए हैं, एक ग्रह मिलान, दूसरा नक्षत्र मिलान या राशि जो पुकार नाम होता है उससे जो मिलाने की परंपरा है। ग्रह मिलान में दोनों की कुंडलियों के अलग अलग भावों में स्थित ग्रहों की स्थिति को देख करके मिलाया जाता है, उनकी स्थिति पर विचार किया जाता है। इसमें ग्रहों की शत्रुता मित्रता देखी जाती है और आपस में युति देखी जाती है। नक्षत्र मिलान में जो हमारे हिंदुस्तान में प्रचलित है या सर्वाधिक ज्योतिष शास्त्र में प्रयोग की जाती है या आप जब कुंडली मिलवाने जाते हैं जो प्रायोगिक रूप से मिलाया जाता है वह नक्षत्र के आधार पर मिलाया जाता है। मतलब जिस राशि में चंद्रमा होता है उसके अनुसार वह राशि जिस नक्षत्र के अनुसार होती है, अर्थात चंद्रमा जिस नक्षत्र पे जन्म काल के समय उदय होता है उसी नक्षत्र के आधार पर वर और कन्या के नक्षत्र को देख के गुण मिलान किया जाता है। यही आजकल जो है प्रचलन में है और यही सबसे अच्छी परंपरा है कुंडली मिलाने की। आजकल प्रायः लोग पुकारने वाले नाम से जो है मिलापक कर लेते हैं, लेकिन यह शास्त्रीय ढंग से उचित नहीं होता है। हमेशा जन्म के समय जो चंद्रमा जिस नक्षत्र पे उसी नक्षत्र के आधार पे कुंडली मिलानी चाहिए। यही सर्वश्रेष्ठ तरीका है और यही शास्त्रीय सम्मत भी है। अगर आप कुंडली के नक्षत्र नहीं मालूम है और अगर आप नक्षत्र के आधार पर नहीं मिलाते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ जो है तब नाम के आधार पर मिला सकते हैं। अगर नक्षत्र आपको नहीं मालूम है, अगर आपको जन्म का तारीख जन्म का समय नहीं मालूम है, लेकिन यह सच होगा कि नहीं होगा यह आपके सामने बैठा दैवज्ञ ज्योतिषी ही बता पाएगा कि आप जो मिलापक करा रहे हैं इसका जो परिणाम भविष्य में है वो अच्छा होगा या नहीं होगा, क्योंकि यह प्रश्न का विषय हो जाएगा। अष्टकूट मिलान में 8 बातों का ध्यान किया जाता है। जैसा अष्ट मतलब 8, कूट मतलब गुण कहा जाता है, प्रकार, टाइप्स। कूट को इंग्लिश में टाइप्स कहते हैं। प्रकार, 8 प्रकार की बातों का ध्यान रखा जाता है, जिसके अनुसार अंकों का जोड़ 36 होता है। जैसे आप ये समझिए कि 8 कूट है तो जो 1 से शुरू होकर के और 8 तक सर्वाधिक जो अंक मिलता है 8 मिलता है और सबको जोड़ेंगे तो कुल 36 गुण बनते हैं। ये कूट जो होते हैं प्रकृति, कार्य क्षमता, आपकी संगता, आपकी व्यवस्था और आपकी शारीरिक शक्ति से लेते हुए सब प्रकार के जो आपकी शारीरिक व्यक्तित्व गुण अवगुण मानसिक स्थिति सबको दर्शाते हैं एक दूसरे के साथ क्या स्थिति रहेगी। इस मैच के लिए 1 अंक आवंटित किया जाता है। अब बात करते हैं वश्यकूट।
वत्स्यकूट होता है पारस्परिक संबंध क्या होता है, एक दूसरे में आकर्षण की क्या स्थिति बनेगी, इसको बताता है। इस मैच के लिए 2 अंक आवंटित किए गए हैं। ताराकूट यह पारस्परिक व्यवहार और विश्वास का संकेत है, इस मैच के 3 अंक दिए जाते हैं। योनिकूट यौन क्रिया और शारीरिक आकर्षण से संबंधित संगतता को यह बताता है, इस मैच को 4 अंक दिए गए। राशिकूट यह मानसिक अनुकूलता सुनिश्चित करता है, नक्षत्र के अनुसार इस मैच को 5 अंक जोड़े जाते हैं। गणकूट की बात करें तो नक्षत्र के अनुसार जीवन शैली, आपको किस तरह से आपके साथ उसके साथ लाइफ स्टाइल होगा, एक दूसरे के पूरक होंगे नहीं होंगे, इसके माध्यम से देखा जाता है। इस मैच के लिए कुल 6 अंक दिए जाते हैं। अब बात करते हैं भकूट, जो प्रायः दक्षिण भारत में बहुत महत्व स्थान रखता है भकूट, क्योंकि यह पारस्परिक प्रेम को दर्शाता है और इसके माध्यम से देखा जाता है कि एक दूसरे के प्रति प्रेम की स्थिति क्या होगी भविष्य में, यह बताता है भकूट, और इसके लिए 7 अंक दिए जाते हैं। और अंतिम में बात आती है नाड़ीकूट की। नाड़ी सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। नाड़ीकूट में यह देखा जाता है कि आपकी भविष्य कैसा होगा, आपकी संतति कैसी होगी, वंश वृद्धि की क्या स्थिति होने वाली है, मतलब आप समाज को क्या दे सकते हैं, कितनी आप में सामर्थ्य रहेगी, आप दोनों के मिलन से कितनी सामर्थ्य इस समाज को प्राप्त होगा, कितने आप बलशाली होंगे और आपकी संतति कैसी होगी, यह सर्वाधिक अंक प्रदान करता है 8 अंक। आमतौर पर अगर 36 में से 18 से अधिक अंक मिल जाएं तो कुंडली मिलान सही कहा जाता है, मतलब अनुमति दी जा सकती है। लेकिन यह एक त्रुटिपूर्ण मिलान होता है, क्योंकि नक्षत्र मिलान को अगले पैरामीटर द्वारा मान्य किया जाना चाहिए, जिसे ग्रह की अनुकूलता के रूप में जाना जाता है। ग्रह अनुकूलता उसको कहते हैं कि आपकी जो चंद्र स्थिति है वही चंद्र स्थिति आपके जीवन साथी की कुंडली में मेल करनी चाहिए। तो चलिए अब पंडित जी से जानते हैं कि अगर किसी जोड़े के कुंडली मिलान करने पर 18 गुण मिल जाते हैं फिर भी उनका दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं होता है, ऐसा क्यों होता है ये हम जानेंगे। पंडित जी बताइए, साथ ही ये भी बताइए कि कई बार हमने ये भी देखा है कि कुंडली अगर मिलाई जाती है तो 36 के 36 गुण मिल जाते हैं, क्या ये शुभ होता है या उनका दाम्पत्य जीवन कैसा इस दौरान चलता है वो भी बताइए। प्राचीन समय में कुंडली मिलान अत्यावश्यक माना जाता था। वर्तमान में सूचना प्रौद्योगिकी के दौर में मिलापक केवल एक रस्म अदायगी मात्र रह गई है। ज्योतिष शास्त्र में मिलापक के लिए अलग अलग आधार गुणों की कुल संख्या 36 निर्धारित कर दी गई है, जिसके 18 या अधिक गुण मिलान विवाह करने पर दाम्पत्य सुख के लिए उत्तम माना जाता है। लेकिन गुणों की संख्या के आधार पर दाम्पत्य सुख का निश्चय कर लेना कदापि उचित नहीं है। अधिकतर देखने में आया है कि 18 की अपेक्षा कहीं अधिक गुणों के मिलान होने पर भी दंपतियों के मध्य कुछ न कुछ समस्या, कुछ न कुछ दाम्पत्य सुख का अभाव देखा गया है। इसका मुख्य कारण है मिलापक को मात्र गुण आधारित प्रक्रिया समझना। जैसे कोई परीक्षा हो जिसमें न्यूनतम अंक पाने पर विद्यार्थी को उत्तीर्ण अथवा 1-2 अंक कमाने पर अनुत्तीर्ण घोषित कर देना। ज्योतिष इतना सरल व संक्षिप्त नहीं है। गुणों पर आधारित मिलापक की यह विधि पूर्णतया कारगर नहीं रही है। विवाह में कुंडलियों का मिलान करते समय गुणों के अतिरिक्त अन्य कई अहम बातों का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। प्रायः लापरवाही में लोग नहीं रखते हैं। भले ही गुण निर्धारित संख्या की अपेक्षा कम मिले, परंतु दाम्पत्य सुख के अन्य कारकों से यदि दाम्पत्य सुख को सुनिश्चित कर लिया जाए, देख लिया जाए, तो विवाह करने में कोई बाधा नहीं होगी और उसका भविष्य अच्छा होगा। मिलापक के समय कई बातों का ध्यान दिया जाना चाहिए। विवाह का उद्देश्य गृहस्थ आश्रम में पदार्पण के साथ वंश वृद्धि, उत्तम दाम्पत्य सुख प्राप्त करना होता है। प्रेम और सामंजस्य से परिपूर्ण परिवार ही इस संसार को स्वर्ग के समान बना सकता है। इन उद्देश्यों की पूर्ति की संभावनाओं के ज्ञान के लिए मनुष्य की जन्म कुंडली में कुछ महत्वपूर्ण कारक होते हैं। ये कारक हैं, जैसे आप जानिए, सप्तम भाव, सप्तमेश, द्वादश भाव, द्वादशेश, द्वितीय भाव, द्वितीयेश, पंचम भाव, पंचमेश, अष्टम भाव और अष्टमेश। इसके अतिरिक्त शुक्र ग्रह जो नैसर्गिक कारक है दाम्पत्य जीवन का पुरुषों के लिए, और देवगुरु बृहस्पति जो स्त्रियों की जन्म कुंडली में महत्वपूर्ण कारक होते हैं दाम्पत्य सुख के लिए या पारिवारिक सुख के लिए। इसके अतिरिक्त चंद्रमा, सप्तम भाव एवं सप्तमेश दाम्पत्य सुख प्राप्ति के लिए हमेशा विशेष महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। सप्तम भाव में साझेदारी का भाव होता है, पार्टनर का भाव होता है, तो विवाह में साझेदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है, बराबर की हिस्सेदारी होती है। अतः सप्तम भाव पर कोई पापक ग्रह, क्रूर ग्रह का प्रभाव नहीं होना चाहिए। अगर है तो कहीं न कहीं दाम्पत्य में अड़चने आएंगी।
पंचम भाव में चंद्र मंगल की युति हो तो ऐसे लोगों का विवाह के बाद भी विवाह में आकर्षण बना रहता है, दाम्पत्य जीवन में आकर्षण बना रहता है। खास करके पुरुषों का दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा होता है अगर जन्म कुंडली में चंद्रमा मंगल एक साथ पंचम भाव में विराजमान हो। रही बात कि कई लोग यह प्रश्न करते हैं कि क्या किसी जन्म कुंडली में 36 में 36 गुण मिल जाएं तो दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा। देखिए, दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा रहेगा। अभी तक मैंने अपने जीवन में कोई ऐसी कुंडली नहीं देखी कि जिसमें 36 के 36 गुण मिल गए हों, लेकिन रामचरितमानस और रामायण में ऐसा प्रमाण मिलता है कि जब प्रभु श्री राम और माता जानकी की जन्म कुंडली मिलाई गई उनके कुल गुरु वशिष्ठ के द्वारा तो 36 में 36 गुण मिले और उनके दाम्पत्य की स्थिति संसार का हर व्यक्ति जानता है। दाम्पत्य में प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम कह गए, लेकिन आप ये जानिए कि उनके वैवाहिक सुख की क्या स्थिति है वो आप देख रहे हैं। तो सुख को सिर्फ इससे मापना कि उन्होंने दाम्पत्य का आनंद लिया, अच्छे मकान में रहे या अच्छे से सुखों का उपभोग किया नहीं होता है। सुख का या दाम्पत्य में कुंडली मिलान का यह एक उद्देश्य होता है कि इनमें एक दूसरे के प्रति कितना समर्पण होगा, कितना प्रेम होगा। और शायद मुझे नहीं लगता कि पूरे इतिहास में या भविष्य में भी प्रभु श्री राम से अच्छा कोई पति होगा और माता जानकी से अच्छा कोई पत्नी। तो कुंडली मिलान में अगर 36 गुण मिलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन रही बात कुंडली मिलान के बाद भी दाम्पत्य की सुख की कोई गारंटी नहीं होती है। कुंडली मिलान इसलिए किया जाता है ताकि जीवन में संभावित दुखों को दूर किया जा सके, आने वाले दाम्पत्य जीवन की जो अड़चनें हैं उसको लगभग कम किया जा सके, न्यून किया जा सके। इसीलिए कुंडली मिलान किया जाता है ताकि जीवन सुनिश्चित हो, लंबा हो, दाम्पत्य में कोई दिक्कत समस्या ना आए। तो पंडित जी ने अभी आपको बताया कि 18 गुण अगर किसी जोड़े के मिल रहे हों तो वो कैसा दाम्पत्य जीवन व्यतीत करने वाले होते हैं। और अब पंडित जी से जान लेते हैं कि द्वादश भाव, पंचमेश, सप्तम भाव और अष्टम भाव कुंडली मिलान में किस तरह की भूमिका निभाते हैं। पंडित जी दर्शकों को बताइए। जी, 12वां भाव, 12वें भाव का स्वामी, सप्तम भाव, ये लगभग सारे जो भाव हैं ये दाम्पत्य के सुख के लिए अहम स्थान रखते हैं। खास करके द्वादश भाव को सैया का सुख कहा जाता है। द्वादश भाव में स्थित जो ग्रह होते हैं वह यह बताते हैं कि आपके खर्च करने की क्या स्थिति होगी, या आप कितना घर से बाहर घूम सकते हैं, कितना मौज मस्ती कर सकते हैं, अपने सुख विलासिता पे कितना धन खर्च कर सकते हैं। द्वादशेष पर अगर किसी भी पाप ग्रह का प्रभाव है तो दाम्पत्य सुख को हानि पहुंचाएगा। मतलब ऐसे जातक अपने जीवन को आनंदमय बनाने के लिए धन खर्च नहीं करते, अपने जीवन साथी के ऊपर धन कदापि खर्च नहीं करते, बहुत मितव्ययी होते हैं या अपने जीवन साथी को धन नहीं देना चाहते, उसके प्रति कहीं न कहीं वो कंजूस हो जाते हैं। अब दूसरी बात द्वितीयेश की आती है। द्वितीयेश जो कि स्वयं विवाह का कारक है, द्वितीय भाव का कारक, परिवार का कारक, कुटुंब का कारक है। तो ऐसे में द्वितीय भाव को धन का और परिवार का कारण कहते हैं। अगर ऐसे में द्वितीय भाव पीड़ित है तो निश्चित रूप से पारिवारिक सुख में दिक्कत आएगी। अगर द्वितीय भाव या द्वितीय भाव के स्वामी पर किसी भी पापग्रह का प्रभाव है या पापग्रह के साथ युक्त है तो ऐसे में दाम्पत्य निश्चित रूप से खराब होता है और दाम्पत्य सुख से वंचित रहता है व्यक्ति। पंचम भाव और पंचमेश, शास्त्र के अनुसार जब मनुष्य जन्म लेता है तब जन्म लेने के साथ ही वह ऋणी हो जाता है और इन्हीं जन्मजात ऋणों में से एक होता है पितृ ऋण, जिससे संतानोत्पत्ति के द्वारा मुक्त व्यक्ति होता है। पंचम भाव में संतान सुख का ज्ञान होता है। पंचम भाव को प्रारब्ध कहा जाता है। प्रारब्ध अर्थात पूर्व जन्म में किए गए शुभ या अशुभ कर्म, इसको प्रारब्ध कहते हैं। पंचम भाव उसके अधिपति पंचमेश पर किसी पापग्रह का प्रभाव है तो दंपति हमेशा संतान सुख से वंचित रहता है। पंचम में कोई पापग्रह खास करके राहु या शनि तो संतान उत्पत्ति में एक तो विलंब होता है, अगर संतान होती भी है तो संतान का सुख अच्छा नहीं होता, मतलब संतान अच्छी नहीं होती है। अगली बात आती है अष्टम भाव की। अष्टम भाव एवं अष्टमेश जैसा मृत्यु का स्थान, आयु का स्थान, छिद्र स्थान कहा जाता है। विवाहोपरांत विधुर या वैधव्य का योग जो बनता है यह इसी भाव की वजह से होता है, जो एक आपदा के समान है। अतः भावी दंपति की आयु की भली भांति परीक्षण करना आपके लिए आवश्यक हो जाता है। ऐसे में अष्टम भाव बहुत कारगर सिद्ध होगा। अष्टम भाव एवं अष्टमेश से आयु का विचार किया जाता है। अष्टम भाव एवं अष्टमेश पर किसी भी पापग्रह का प्रभाव है तो दंपति की आयु क्षीण करता है।
नैसर्गिक कारक, इन कारकों के अतिरिक्त दाम्पत्य सुख से नैसर्गिक कारकों जो वर की कुंडली में शुक्र एवं कन्या की कुंडली में गुरु होता है, पाप प्रभाव में नहीं होना चाहिए। मतलब शुक्र और गुरु दोनों पाप मुक्त होने चाहिए, बिल्कुल दोनों अच्छी स्थिति में होने चाहिए। यदि वर अथवा कन्या की कुंडली में दाम्पत्य सुख के नैसर्गिक कारक ग्रह शुक्र और गुरु पाप प्रभाव से पीड़ित हैं, अशुभ भाव में स्थित हैं, नीच राशि में स्थित हैं, तो दाम्पत्य सुख की हानि होती ही होती है। अगली बात हम जो सबसे महत्वपूर्ण मैं बता दूं अपने दर्शकों को, वह होती है ग्रहों से भी ज़्यादा मजबूत दशा, जिसको विंशोत्तरी दशा कही जाती है। ग्रह कितने अच्छे हों, फल तभी देंगे जब उनकी दशा महादशा आपकी जन्म कुंडली में आएगी। तो विंशोत्तरी दशा का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। इन तमाम कारणों के अतिरिक्त आप अपनी जन्म कुंडली में देखें कि किस ग्रह की महादशा चल रही है, किन ग्रह की अंतरदशा चल रही है, और भविष्य में किन ग्रहों की दशा आने वाली है, और उन ग्रहों की स्थिति आपकी जन्म कुंडली में क्या है। इसके अनुसार ही अगर आप दोनों की वर कन्या की कुंडली का मिलापक करेंगे तो तमाम तरह के आप दिक्कतों से बच सकते हैं। अन्यथा अगर पाप और अनिष्ट ग्रहों की महादशा चल रही है और आगे आने वाला भी जो ग्रह की दशा है वह भी अनिष्ट और पाप कारक है, तो निश्चित रूप से कितनी भी कुंडली मिल जाए, कितना भी जीवन आप बिल्कुल लोग बुद्धिमान हो, लेकिन जब विवाह होगा, विवाह के पश्चात समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, उससे बचा नहीं जा सकता है। इन तमाम कारणों को जोड़ते हुए, कुंडली का मिलान करते हुए, परीक्षण के उपरांत महादशा अंतरदशा का परीक्षण करने के पश्चात ही आप विवाह की अनुमति दें। और हर ज्योतिष शास्त्री को यह चाहिए कि इन तमाम विषयों के बारे में ठीक ढंग से अध्ययन करके ही आप आगे कोई निर्णय दें। और जब भी निर्णय दें तो इन बातों को जरूर ध्यान रखें कि आप जो कह रहे हैं इसका सीधा प्रभाव एक पूरे परिवार और परिवार के बाद समाज पे दिखाई देगा। यह बहुत जिम्मेदारी का काम होता है कुंडली मिलान करना, इसलिए जल्दबाजी में कुछ भी नहीं कहना चाहिए। कुंडली में ग्रह स्थिति के साथ साथ, गुरुओं के साथ साथ तमाम उन विषयों पहलुओं को देख लेना चाहिए जिसका प्रभाव आगामी जीवन पे दंपति के पड़ने वाला है। ज्योतिष शास्त्र में नाड़ी दोष को प्रमुख दोष माना जाता है। मान्यता है कि यदि किसी कुंडली में नाड़ी दोष हो तो ऐसे में कुंडली वालों को आपस में विवाह नहीं करना चाहिए। मतलब अगर वर और कन्या की कुंडली में एक ही नाड़ी हो तो अब नाड़ी दोष उत्पन्न होता है, अन्यथा वर वधु दोनों के लिए शुभ नहीं होता है। और यहाँ तक कि शास्त्र कहता है कि एक की मृत्यु होती है, मतलब जोड़ा टूट जाता है, बिखर जाता है। लेकिन मैंने अपने अनुभव में देखा है कि मृत्यु तो नहीं, लेकिन डाइवर्स की स्थिति जरूर उत्पन्न होती है। डाइवर्स होता ही होता है, या एक दूसरे से अलग रहते हैं लंबे लंबे समय के लिए, 10-10 साल 5-5 साल। इसकी गणना भी नक्षत्र के आधार पर होती है, जैसा मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में बताया। उदाहरण के तौर पर बताऊँ कि 27 नक्षत्र होते हैं। 27 नक्षत्रों में पहला नक्षत्र आप ले लीजिए अश्विनी नक्षत्र। अश्विनी नक्षत्र की आदि नाड़ी है, और दूसरा ले लीजिए भरणी, उसकी मध्य नाड़ी है, और तीसरा नक्षत्र कृतिका, यह अंत नाड़ी है। इसी क्रम में ये नाड़ियाँ तीन ही हैं, आदि, मध्य और अंत। लेकिन 27 नक्षत्र के इसी क्रम में पहले अश्विनी से आदि से शुरू होकर के और रेवती तक इसी क्रम में आदि मध्य अंत, आदि मध्य अंत, इसी क्रम में यह चलती रहती हैं। जैसे 5वां नक्षत्र मृगशिरा है तो यह मध्य नाड़ी इसकी होगी। इसी आधार पर नाड़ियों की गणना की जाती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर वर और वधु की एक ही नाड़ी हो तो यह नाड़ी दोष मानते हैं। यानी अगर वर का नक्षत्र भरणी है और कन्या का जन्म मृगशिरा नक्षत्र में हुआ है तो इन दोनों की मध्य नाड़ी होगी, और इस गणना के वाले वर वधु का विवाह वर्जित माना गया है। हालांकि ज्योतिष शास्त्र में थोड़ा सा भेद है। शंभु होरा प्रकाश की एक बात बताता हूँ, ज्योतिष शास्त्र का बहुत अच्छा ग्रंथ है। यह कहता है कि वर वधु का जन्म अगर एक ही नक्षत्र में हुआ तो मतलब एक ही नाड़ी है, नाड़ी दोष जरूर होगा। लेकिन अगर उन नक्षत्रों के चरण भिन्न भिन्न हों तो नाड़ी दोष मुक्त हो जाती है। यह शंभु होरा प्रकाश कहता है। एक नाड़ी होने पे नक्षत्रों में के चरणों में अगर भेद हो जाए तो वह बिल्कुल विवाह की आज्ञा दी जाती है। शंभु होरा प्रकाश की पुस्तक कहती है। तमाम ज्योतिष के प्राचीन विद्वान इस ऐसे विवाह के, ऐसे कुंडली मिलान को आज्ञा देते हैं, और यह मान लेते हैं कि जो 8 गुण आपको नहीं मिल रहा है वह 8 गुण भी आपको नाड़ी दोष का प्राप्त हो रहा है। लेकिन ध्यान रखें कि बिल्कुल जन्म कुंडली सही होनी चाहिए, जन्म कुंडली की गणना बिल्कुल सही, क्योंकि नक्षत्र जो है एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, और 4 चरणों की जो काउंटिंग होती है बड़े ठीक ढंग से करनी चाहिए। और सुबह से लेकर के और रात के मध्य में चारों चरण की पूर्ति हो जाती है पूरे 23 या 24 घंटे में। तो ऐसे में अगर चरण अलग हैं
और नक्षत्र एक है तो विवाह करिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दोष नहीं होगा। अब बात करते हैं मंगल दोष की। मंगल दोष का मतलब होता है कि एक लाइन कही गई शास्त्र में कि लग्ने व्यय पाताले जा मित्रे चाष्टमे कुजे कन्या भरता विनाशाय भरता कन्या विनाश। 1, 4, 7, 8, 12वें भाव में अगर मंगल बैठा हो तो निश्चित रूप से यह मांगलिक दोष युक्त कुंडली होती है। साउथ इंडिया के कुछ विद्वान द्वितीय भाव के मंगल दोष को भी मांगलिक मानते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो विंध्य पर्वत के आसपास के रहने वाले ज्योतिषी और ज्योतिष के विद्वान हुए, ये इस बात की आज्ञा नहीं देते कि द्वितीय के मंगल को मंगल दोष माना जाए। मंगल यदि इन स्थानों से में विराजमान है तो निश्चित रूप से ऐसी जन्म कुंडली के जब भी विवाह की बात आए तो आप मंगल दोष को कंसीडर करें, मंगलिक कुंडली मान के ही आगे की बात जारी करें। कुंडली का विवाह करने से पहले मिलाना अनिवार्य हो जाता है। अब रही बात कि कुंडली अगर कोई लड़का या लड़की मांगलिक है तो क्या उसका विवाह मांगलिक युक्त से ही कुंडली से करनी चाहिए, लड़के या लड़की से कि नहीं? तो इसके बारे में मैं बता दूं कि देखिए, जब पहले विवाह की प्रक्रिया थी तो कम आयु में विवाह किया जाता था। कम आयु में विवाह करने का मतलब ये होता था कि उसका भविष्य कुछ भी बहुत आधारभूत संरचना लिए नहीं होता था, अभी भविष्य का निर्माण होना बाकी था। तो इसलिए कुंडली मिलान को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है और भविष्य को जानने समझने का एकमात्र यही तरीका था ज्योतिष शास्त्र। कुछ भी प्रेडिक्शन करना ठीक नहीं होता। आज लोग बहुत विलंब से विवाह करते हैं, लाइफ में सेटल हो जाते हैं, नौकरी, जीविका, घर, परिवार, मतलब तमाम चीज़ें वो पहले से ही योजना बना लेते हैं, उसके बाद विवाह को महत्व देते हैं। पहले क्या होता था, कम आयु में विवाह होते थे तो कुंडली को ही एकमात्र तरीका मानते थे कि आगे का इन दोनों का भविष्य कैसा होगा। तो इसलिए मंगल और मांगलिक और तमाम इन अष्टकूट मिलानों की बात की जाती थी। कुछ ज्योतिष शास्त्री कहते हैं कि 28 वर्ष के बाद कुंडली में मंगल दोष खत्म हो जाता है, लेकिन मेरा अपना ऐसा मानना है कि कुंडली में जो दोष एक बार हो गया वो कभी खत्म उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि आपके जन्म के समय जो नक्षत्र की स्थिति अंतरिक्ष में थी वह कभी नहीं बदलती, वो एक बार हो गई तो हो गई। तो पंडित जी ने आज के प्रोग्राम में आपको बताया कि मांगलिक दोष अगर आप में है तो कुंडली मिलाना कितना जरूरी हो जाता है, और साथ ही साथ नाड़ी दोष अगर है, कुंडली मिलाते समय ये पता लग जाए तो इस दौरान आपको क्या करना चाहिए, और साथ ही साथ कुंडली मिलाते समय किन बातों का ध्यान आप रख सकते हैं। पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको। भाग्य चक्र में आज बस इतना ही। आगे के एपिसोड में हम कुछ और विषयों पर पंडित जी से विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन आज हमें इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार। नमस्कार।